ये है 13 अप्रैल 1919। पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में दोपहर के वक्त करीब 10,000 लोग इकट्ठा है, जिनमें बूढ़े जवान बच्चे सभी शामिल है। यहाँ बैसाखी का मेला लगा हुआ है। इसी भीड़ के बीच कई क्रांतिकारी भी मौजूद है जो रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध और बैसाखी पर्व के लिए शांतिपूर्ण सभा कर रहे हैं। इसी बीच ब्रिटिश जनरल डायर ने सभा को बिना किसी चेतावनी का घेर लिया और सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने बाग के मुख्य द्वार को बंद करके करीब 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी की और इस 10 मिनट में सैनिकों ने लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई। जनरल डायर ने तब तक फायरिंग करते रहने का आदेश दिया जब तक कि उनके पास गोलियां खत्म नहीं हो जाए। इस गोलीबारी के कारण से कई लोग मारे गए, कई लोग कुचल कर मारे गए तो कुछ लोग वहीं जख्मी पड़े हैं। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की एक बेहद दर्दनाक घटना है। आज भी यह घटना हम भारतीयों का रूह कांपा देती है। तो आइए समझते हैं इस पूरा घटना को डिटेल से कि आखिर हुआ क्या था। इसे अच्छे से समझने के लिए ना चलना होगा थोड़ा सा पीछे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है 1914 से ही। इससे पहले ही 1857 से ही भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों से लोहा लेना चालू कर दिए थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। तब तक ब्रिटिश का फूट डालो शासन करो का नीति भारत में काम करने लग रहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना हो चुकी होती है 30 दिसंबर 1906 को ही, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे आगा खान। फिर आगे ईयर आता है 1909। इसमें हिंदू मुस्लिम के डिफरेंस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए वायसराय लॉर्ड मिंटो और सेक्रेटरी जॉन मॉर्ली मिल करके इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में लेके आते हैं। इस एक्ट में सेपरेट इलेक्शन के थ्रू मुस्लिम सीट रिजर्व कर दी गई। इस एक्ट में मुस्लिम मेंबर का चुनाव केवल मुस्लिम वोटर द्वारा ही किया जाना था। यानी कहे तो ब्रिटिशर्स इंडियन को रिलीजन के नाम पर बांट करके लड़ा करके खुद आगे बढ़ना चाह रहे थे, रूल करना चाह रहे थे। अब तक भारत में कई सारे आंदोलन चल रहे थे जिसमें की आजादी की बात नहीं हो रही थी, जैसे कि स्वराज। इसमें भी हम बस सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, जिसमें कि हम अपने लिए सही ढंग से काम कर पाए। ब्रिटिशर्स जो थे वे वहीं रहेंगे, उन्हें भगाने की कोई बात नहीं हो रही थी। फिर डेट आता है 9 जनवरी 1915। इस डेट को इंडिया के अंदर गांधी जी की एंट्री होती है मुंबई के अपोलो बंदरगाह पे। उस समय उनकी उम्र 45 साल 3 महीने 7 दिन थी। यहाँ आते ही गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो आजादी की लड़ाई चल रही है इसमें उन्हें भी जुड़ना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हें भारत का वास्तविक चरित्र के बारे में समझना है, तुम्हें भारत का प्रॉब्लम के बारे में समझना होगा, तो इसके लिए तुम भ्रमण करो। और फिर गांधी जी बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कि उनका मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें समझाते हैं। उस टाइम पे गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना गोपाल कृष्ण गोखले को अपना मेंटोर मानते थे। यहाँ तक कि जब 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम स्थापना करने का फैसला किया तो उसके लिए धन भी गोपाल कृष्ण गोखले ने ही मुहैया कराया था। गांधी जी जब भारत में यात्रा पे निकलते हैं तो वे बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा लिए पूरे भारत के अंदर ट्रेवल करते हैं। वे लगभग 2 साल तक भारत के अलग अलग हिस्सों में ट्रेवल करते हैं। फिर दिसंबर 1916 में लखनऊ में एक बैठक होती है कांग्रेस की, उसमें पहुंचते हैं। हालांकि इस टाइम तक भी गांधी जी ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी। यह कांग्रेस की 31वां कॉन्फ्रेंस था। यहाँ पे गांधी जी बिहार के चंपारण के 2 किसान राजकुमार शुक्ला और संताराव से मिलते हैं। वे गांधी जी से बताते हैं कि चंपारण में किसानों से जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा इंडिगो की खेती कराया जाता है, जिसे कि लोकल भाषा में 3 कठिया सिस्टम भी कहा जाता है। अब देखिए, 3 कठिया सिस्टम का सीधा सा मतलब ये था कि किसानों को अपने जमीन का 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में इंडिगो की खेती करना पड़ता था। किसान नील का खेती इसलिए नहीं करते थे क्योंकि नील की खेती करने पर किसानों को बहुत तरह की समस्या होती थी। नील की खेती करने पर बहुत ही कम कीमत मिलती थी, जमीन की उर्वरता कम हो जाती थी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी। नील की खेती करने से 1-2 फसल के बाद जमीन बंजर हो जाती थी। तो इन सभी प्रॉब्लम के कारण से किसान इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे। गांधी जी ये दोनों का बात सुनते हैं और फिर 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचते हैं। ट्रेन से मोतिहारी स्टेशन पे उतरते हैं। 16 अप्रैल को सुबह ही 10:30 बजे गांधी जी हाथी पर सवार होकर के जोसोली पट्टी गांव के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोगों से मिलते जाते हैं और सभी का समस्या सुनते जाते हैं। गांधी जी जगह जगह पर जाकर के लोगों से मिलते थे। उनके जाते ही भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और लोग उनके बात सुनते थे। अब देखिए, ब्रिटिशर्स ने जब नोटिस किया कि गांधी जी आम लीडर से अलग है, ये अट्रैक्टिव लीडर है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक दरोगा को भेजते हैं। 16 अप्रैल को एक दरोगा साइकिल से वहां पहुंचते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्हें याद किया है और उन्हें लौटने को कहा गया है, लेकिन गांधी जी लौटते नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा 144 के तहत गांधी जी को ये बोल के जाने को कहते हैं कि वे वहां अशांति फैला रहे हैं, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि वे तो बस लोगों से मिल रहे हैं,
अशांति फैलाने की तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट डे 17 अप्रैल को शाम में गांधी जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखते हैं और लिखते हैं कि अगले दिन वे क्या करने वाले हैं। फिर गांधी जी को नेक्स्ट डे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। नेक्स्ट डे गांधी जी की मोतिहारी कोर्ट में पेशी होती है 18 अप्रैल 1917 को। और फिर जब यह खबर फैल जाती है तो सुबह से ही कोर्ट में भीड़ लगने लग जाती है। खबर फैलने लगता है कि गांधी जी को देशद्रोह के इल्जाम में जेल भेजा जा सकता है। लोग यहाँ नारेबाजी करने लगते हैं, पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। भीड़ इतनी इकट्ठी होती है कि कोर्ट 2 दिन में गांधी जी को छोड़ देते हैं। बेसिकली गांधी जी जब लोगों से जा करके मिल रहे थे तो वे लोगों को कह रहे थे कि सत्याग्रह करने को। अब सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के लिए आग्रह, यानी कोई वायलेंस नहीं। उन्हें जो करने को कहा जा रहा है नील की खेती करने को, वे न करें, बदले में उन्हें मारे पीटे कोई नहीं, लेकिन नील का खेती ना करे। यानी कहे तो कोई वायलेंस नहीं, लेकिन जो गलत हो रहा है उनके खिलाफ आवाज उठानी है, हड़ताल करनी है, अनशन करनी है। यहाँ पे देखे तो गांधी जी वे पहले लीडर थे जो आम जनता को भी लड़ाई में शामिल कर रहे थे, जिसके वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा पूरे भारत पे। 20 अप्रैल 1917 को गांधी जी पर से सारे मुकदमे हटा लिए गए। इस तरह गांधी जी ने पहली लड़ाई जीत ली और लोगों को सत्याग्रह का पावर का पता चला। अब देखिए ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका संबंध आगे चल करके जलियांवाला बाग हत्याकांड से है और उस वक्त में जो एक्ट लगा था रोलैक्ट एक्ट, उससे है। आप खुद ही रिलेट कर पाओगे। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। चंपारण से गांधी जी अहमदाबाद पहुंचते हैं। यहाँ एक मिल होती है और उस समय अहमदाबाद में फ्लैग की बीमारी फैली हुई थी, तो मिल के कर्मचारी को फ्लैग बोनस दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि मिल मालिक ने फ्लैग बोनस समाप्त करने की घोषणा की। उस समय विश्व युद्ध के कारण से महंगाई चरम सीमा पर थी, तो लोगों का कहना था कि इसका नाम फ्लैग बोनस नहीं रख करके कुछ और नाम रख लो, लेकिन बोनस रहने दो, क्योंकि अभी लोगों का हालत बहुत ही खराब है। लेकिन मिल मालिक मानता नहीं है, तो गांधी जी यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पहुँच करके सारे सिचुएशन को समझते हैं और फिर हंगर स्ट्राइक करते हैं, जिससे मिल का सारा काम बंद हो जाता है और गांधी जी यहाँ पे लोगों के साथ मिल करके शांतिपूर्ण नॉन वायलेंस स्ट्राइक पे चले जाते हैं और 35% बोनस की मांग करने को कहते हैं, परंतु मजदूर 50% बोनस की मांग करते हैं। अंततः मजबूर होकर के सारे मामला को देखते हुए मजदूरों को 35% बोनस देने की घोषणा कर दी जाती है। यहाँ पर लोगों ने फिर से देखा कि सत्याग्रह और हड़ताल में कितना पावर है। अब ना लोगों को लगने लग रहा था कि बिना डर के, बिना जेल का डर, बिना पिटाई के डर, अगर वे अपने जिद पर अड़े रहेंगे तो एक न एक दिन अंग्रेज को जरूर झुकना पड़ेगा। जिस टाइम पे गांधी जी अहमदाबाद में थे उस टाइम पे गुजरात के कुछ इलाकों में सुखाड़ पड़ रहा था। तो गुजरात में एक जगह है खेड़ा, वहाँ पे सुखाड़ पड़ने की वजह से फसल खराब हो रही थी, फसल बर्बाद हो रही थी। यहाँ पे किसानों का इनकम का एक यही जरिया था, इसी से किसान अंग्रेजों का टैक्स पे करती थी। लेकिन किसानों का फसल ही बर्बाद हो चुका था, तो फिर अंग्रेजों को टैक्स कहाँ से देता। इस सिचुएशन में तो टैक्स नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज टैक्स और बढ़ा दिया था, 23% कर दिया था, तो लोग काफी परेशान थे। तो गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ भेजते हैं। वहाँ पहुँचते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल लोगों का पिटीशन वगैरह डालते हैं, लेकिन सारे के सारे पिटीशन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। फिर गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं और लोगों से सत्याग्रह करने को कहते हैं। यहाँ भी काफी बड़ी सत्याग्रह होता है और अंततः लोगों को झुकना पड़ता है। पूरे देश में गांधी जी की चर्चा होने लगती है और लोगों को पता चल जाता है सत्याग्रह का पावर और असर। अब देश में बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन उभर करके आने लगते हैं, बहुत सारे लीडर उभर करके आने लगते हैं। तो इन सारे चीजों से निपटने के लिए सिडनी रोलैक्ट की कमेटी ने 10 दिसंबर 1917 को रोलैक्ट एक्ट की स्थापना की और 4 महीने तक समिति की खोज की गई और फिर 15 अप्रैल 1918 को रोलैक्ट एक्ट के सभापति ने अपनी रिपोर्ट को भारत मंत्री की सभा में उपस्थित किया और फिर 18 मार्च 1919 को यह एक्ट लागू की गई, जिसे कि रोलैक्ट एक्ट कहा गया। इस एक्ट को इंडियन काला कानून भी कहते थे। इस एक्ट में पहला यह था कि अगर कोई व्यक्ति वायलेंस वगैरह करने की हरकत में पाया गया तो उन्हें बिना कोई कोर्ट वगैरह ले जाए 2 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है। दूसरा यह था कि गवर्नर जनरल को किसी भी एरिया में एक्ट इम्प्लीमेंट करने का अधिकार था। इस एक्ट में यह तक था कि अगर आपके घर में न्यूज़पेपर तक है जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखा गया है, तो उस केस में भी आपको देशद्रोही मान करके गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। ये एक्ट आते ही अले जिन्ना मदन मोहन मालवीय जी इस एक्ट के विरोध में एम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन दे देते हैं। इस एक्ट में यह तक था कि अगर पुलिस आपको उठा करके ले जाती है तो आप अपील भी नहीं कर सकते। यानी कहे तो अगर अंग्रेज को लगने लगता था कि आप देशद्रोही हैं तो आप हैं, अगर वे कह दिए तो आप देशद्रोही हैं। इस एक्ट में एक प्रचलित लाइन था, ना दलील, ना वकील, ना अपील। तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक सत्याग्रह स्टार्ट किया महाराष्ट्र मुंबई में। इस मूवमेंट में प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, इकोनॉमिक बैकआउट और नॉन कोऑपरेशन किया गया। पंजाब में भी इसका बड़ा विरोध होता है। इसी कड़ी में गांधी जी को 8 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया जाता है हरियाणा के पल्लव रेलवे स्टेशन से, जब वे पंजाब जा रहे थे। हालांकि इसके बाद भी सत्याग्रह चलता रहता है। पंजाब के 2 कांग्रेस के लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल
जो इस सत्याग्रह का संचालन कर रहे थे वहाँ पे 9 अप्रैल को जनरल डायर ये दोनों को ये बोल के बुलाते हैं कि बात करनी है इसी सत्याग्रह के रिगार्डिंग। जब ये दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो दोनों को जेल में डाल देते हैं। इससे तो पंजाब की जनता और भी आक्रोशित हो जाते हैं और मूवमेंट और भी चरम सीमा पे पहुंचने लगता है। तो वहाँ के जो बाकी लीडर थे वे डिसाइड करते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी है तो सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होंगे, जहाँ पे कि बैसाखी मेला भी लगा होगा, हम लोग वहीं प्रोटेस्ट करेंगे और भी बाकी बातें होगी। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में जो प्रोटेस्ट होने वाला था ये सारा खबर 12 अप्रैल को ही जनरल डायर को मिल जाता है। तो जनरल डायर पब्लिक गैदरिंग बैन कर देते हैं, मार्शल लॉ लगा देते हैं। लेकिन उस समय में आज की तरह सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो तो था ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ बैन भी है, पब्लिक गैदरिंग बैन भी है। तो 13 अप्रैल को लगभग 10,000 लोग जलियांवाला बाग पहुंच गए, जिसमें कि कुछ क्रांतिकारी भी थे। उधर जनरल डायर भी पीछे से जलियांवाला बाग पहुंच जाता है। आप यदि जलियांवाला बाग देखोगे तो अमृतसर के इस लोकेशन पे स्थित है। और इस जलियांवाला बाग के स्ट्रक्चर का बात करें तो एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट गेट थी, चारों तरफ ऊंची दीवार थी और इस बाग के बीच में एक कुआं था। तो जनरल डायर वही गेट से एंटर करते हैं, गेट को ब्लॉक करते हैं और अपने टीम को लाइन से खड़े कर देते हैं, जैसे कि मार्चिंग टाइम पे खड़े किया जाते हैं सैनिक को, और फिर जनता पर बिना चेतावनी का फायरिंग स्टार्ट करवा देते हैं। इसके बाद तो लोगों में भगदड़ मच गई, कई लोग गोली लगने की वजह से मारे गए, कई लोग जो भगदड़ में गिर पड़े वे कुचल कर मारे गए, कुछ लोग जान बचाने के लिए उस बाग में जो कुआं था उस कुआं में कूद गए, कई लोग तो उस कुआं में मारे गए। यहाँ अंधाधुंध फायरिंग होती है, लगभग 10 मिनट तक फायरिंग चलते रहती है जब तक कि गोली खत्म नहीं हो गया। ब्रिटिश के डाटा के अनुसार लगभग 400 लोग मारे गए थे और लगभग 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे उसके हिसाब से लगभग 120 लाशें तो उस कुआं से ही निकला था, लगभग 2000 लोग मारे गए थे। इसीलिए तो आज उस स्थल पर 2000 भारतीयों के याद में स्मारक बनाई गई है। यह हत्याकांड का खबर पूरे देश में फैल गया और कई नेताओं ने जमकर इसका विरोध किया। गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को इस सत्याग्रह को रोका और फिर गांधी जी कैसर हिंद का गोल्ड मेडल रिटर्न कर देते हैं, जो कि उन्हें बोर वार में दिया गया था। और फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी 29 मई 1919 को भारत के वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड को पत्र लिखकर नाइटहुड की उपाधि लौटाने का अनुरोध किया। इस घटना को लेकर अंग्रेजों के ऊपर काफी प्रेशर था, तो इनके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, हंटर कमेटी नाम रखा जाता है। पूरे इंक्वायरी के बाद कमेटी निष्कर्ष निकालता है कि ये सभा पंजाब में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की साजिश नहीं थी। और फिर कहते हैं कि लेकिन गोलीबारी जो की गई वो गंभीर त्रुटि थी, लेकिन डायर ने जो किया वो उचित था, उनके द्वारा उचित कार्रवाई की गई। हाँ, उसे बस पहले ही चेतावनी देनी थी। कहे तो पूरा इंक्वायरी के बाद भी जनरल डायर पर कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड में जनरल डायर को देशभक्त के रूप में दिखाया गया। बस जनरल डायर को अपने पोजीशन से हटाया गया, उसे यूके भेजा गया और ऐसा कहा जाता है कि उसे सिक्योरिटी की वजह से भेजा गया। वहाँ के आम पब्लिक ने जनरल डायर के लिए 26,000 पाउंड का फंडिंग किया और जनरल डायर को दिया था। इस सभी चीजों को सुन के पूरे इंडिया में लोग गुस्सा हो जाते हैं और आजादी का जो आंदोलन था वो और भी फास्ट हो जाता है। जनरल डायर की मृत्यु 23 जुलाई 1927 को हो जाती है ब्रेन स्ट्रोक के कारण से। जिस टाइम पे यह हमला हुआ था उस समय पे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे। इस हमला को लेकर के ओ डायर का मानना था कि ब्रिटिश राज की शक्ति और अनुशासन को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक थी। इसी हमला में एक क्रांतिकारी उधम सिंह का कुछ रिलेटिव मारे गए थे, तो उधम सिंह का मानना था कि ओ डायर का भी इस हमला में हाथ था। तो उधम सिंह अगले 21 वर्षों तक ओ डायर को मारने का प्लान करते हैं, उनका पीछा करते हैं। ओ डायर लंदन पहुंचते हैं, उधम सिंह वहां भी पहुंच जाते हैं। और फिर 13 मार्च 1940 को जब ओ डायर का लंदन का कैक्सटन हॉल में लेक्चर खत्म होता है तो स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो को देखा। जल्द ही मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।